नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 10 जुलाई 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे, तीनों हिंदू के हैं। और एक जो कल इंटरव्यू की फॉर्म में आर्टिकल था, क्या सिर्फ चुने हुए विधायक को ही मुख्यमंत्री बनने का अधिकार होना चाहिए या फिर इस प्रोविज़न को ख़त्म कर दिया जाए। अभी देखो, हमारे देश में प्रोविज़न ये है कि अगर किसी पर्सन को सीएम बनना है तो विधायक होना ज़रूरी है। सीएम पद की शपथ बेशक वो ले सकता है, लेकिन लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर फिर उसे विधायक बनना होगा। तीर्थ सिंह रावत ये उत्तर प्रदेश के सीएम बने, वैसे थे ये एमपी, लेकिन सीएम पद की इन्होंने शपथ ली और 6 महीने के अंदर अंदर ये विधायक नहीं बन सके, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दिया। कम से कम बोल तो वो यही रहे हैं। अब बीजेपी की पीछे से कोई कैलकुलेशन हो तो वो अलग बात है। और देखो, 6 महीने में विधायक वो इसलिए नहीं बन सके क्योंकि इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवा रहा है। बाय पोल्स कंडक्ट नहीं हो रहे हैं, जो उपचुनाव हैं वो कंडक्ट नहीं हो रहे हैं क्योंकि कोविड-19 की महामारी चल रही है। तो ये एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। आपने अगर एक चीज़ पे ध्यान दिया होगा, पश्चिम बंगाल में जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, वो भी इलेक्शन हार गई थी। अब यहाँ पर भी एक संकट पैदा हो जाएगा। अगर देखो, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करवाता है, पश्चिम बंगाल में बायपोल अगर नहीं होते हैं, तो ममता बनर्जी फिर से इलेक्शन लड़के नहीं जीत पाएंगी और उन्हें भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो राइटर जिस बात पे फोकस करते हैं वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कंडक्ट करवाना ही चाहिए। अदरवाइज देखो, ये गलत शुरुआत है। पास्ट में इलेक्शन कमीशन कोई ना कोई एक्सक्यूज देने लगेगा इलेक्शन ना कंडक्ट करवाने का। जब पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कंडक्ट हुए हैं, बिहार में कंडक्ट हुए हैं, यूएसए में हुए हैं, विभिन्न दूसरे देशों में ऐसे हुए हैं, तो इंडिया में भी बायपोल कंडक्ट होने चाहिए थे, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के साथ, स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल के साथ। अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कंडक्ट करवाएगा तो फिर तो आज उत्तराखंड की सरकार में ये दिक्कत पैदा हुई थी, कल को पश्चिम बंगाल की सरकार में पैदा होगी और भी किसी राज्य में यही दिक्कत पैदा हो सकती है। तो इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, और इलेक्शन कमीशन कोविड-19 के नाम पर अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकता। इसके अलावा जो 3 और आर्गुमेंट्स निकल के आते हैं उस आर्टिकल में, वो देखो ये है। सबसे पहला, हमारे देश के संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी भी राज्य में जब इलेक्शंस होंगे तो विधायक चुने जाएंगे, और वो जो विधायक है जो चुने गए हैं वो अपने में से ही किसी एक को अपना नेता चुनेंगे और वो पर्सन बनेगा सीएम। तो कम से कम हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना की थी कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है वही सीएम बनेगा या फिर पीएम बनेगा अगर लोकसभा इलेक्शंस की बात हो। और अगर कोई पर्सन बनता भी है सीएम पीएम तो कम से कम 6 महीने के अंदर अंदर उसे एमपी या फिर एमएलए तो है वो बनना ही होगा। तो एक तो ये आर्ग्यूमेंट है। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये है, अब जैसे देखो, तीर्थ सिंह रावत हैं, ये एमपी थे वैसे, लेकिन इन्होंने उत्तराखंड के सीएम के पद की शपथ ली। अब देखो, ये एक साथ 2 संवैधानिक पदों पर हैं। एक तरफ वो एमपी भी हैं, दूसरी तरफ वो उत्तराखंड के सीएम भी हैं। अगर ये रूल होता कि मतलब सीएम पद की शपथ लेने से पहले किसी पर्सन का एमएलए होना जरूरी है, तो फिर वो ये एक साथ 2 संवैधानिक पदों पर कोई पर्सन ना रह सकता, ये अच्छी बात होती। समझ गए? अभी तो एक पर्सन कोई 2 संवैधानिक पदों पर रह सकता है, तो इससे नुकसान होता है देश का। लेकिन अगर ये मैंडेटरी कर दिया जाए कि सीएम कोई पर्सन तभी बनेगा जब वो एमएलए हो, तब फिर इस प्रकार से कोई पर्सन 2 संवैधानिक पदों पर एक साथ नहीं रह सकेगा। लेकिन देखो, इन आर्गुमेंट्स के अगेंस्ट एक आर्गुमेंट ये आता है कि कहीं ना कहीं संविधान निर्माताओं ने खुद ने स्कोप छोड़ा है। उन्होंने ये बोला है कि कोई दूसरा पर्सन भी सीएम या पीएम बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर अंदर एमएलए या फिर एमपी बनना होगा। तो हमारे संविधान निर्माता भी यही चाहते थे कि फ्रेश एयर आए, यानी फ्रेश लोग आए राजनीति में, फ्रेश लोग सीएम या पीएम बने, तभी उन्होंने ये स्कोप छोड़ा था। अदरवाइज वो ये स्कोप ना छोड़ते। तो ये 3-4 से आर्गुमेंट निकलते हैं जो हमने डिस्कस किए। आज जो हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे वो ये है। पहला आर्टिकल, डेमोक्रेटिक रेजीम वर्सेस ऑथोरिटेरियन रेजीम। दूसरा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में बदलाव। और तीसरा, सेक्शन 66 आईटी एक्ट 2000 से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, डेमोक्रेसी वर्सेस ऑथोरिटेरियन रेजीम से संबंधित डिबेट के बारे में है। देखो, सदियों से ये डिबेट चली आ रही है कि किसी भी देश में डेवलपमेंट के लिए, लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए
सोशल इंडिकेटर्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, सुधार लाने के लिए कौन सा पॉलिटिकल सिस्टम सही है? क्या डेमोक्रेसी सही है या फिर ऑथोरिटेरियन रेजिम सही है? बार बार चाइना और इंडिया के बीच में ये डिबेट की जाती है, क्या इंडिया का मॉडल सही है, इंडिया में डेमोक्रेसी है जैसे आपको पता है, या फिर चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम सही है, चाइना में वन पार्टी रूल है, चाइना में ऑथोरिटेरियन रेजिम है? कौन सा मॉडल डेवलपमेंट के लिए सही है? इस पर चर्चा काफ़ी बार होती है। कुछ दिनों पहले हमारे देश के एक मिनिस्टर ने भी कहा था कि इंडिया में टू मच डेमोक्रेसी है, मतलब बहुत ज़्यादा डेमोक्रेसी है, कुछ भी करने लगते हैं, अलग अलग तरफ से आवाज़ें उठने लगती हैं, मीडिया में चर्चा होने लगती है, कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है, तो जल्दी से डिसीजंस कई बार नहीं लिए जाते। जबकि चाइना जैसे देशों में यानी ऑथोरिटेरियन रेजिम्स में फ़ायदा ये है कि आप जल्दी से डिसीजन ले सकते हो, लोगों की ओपिनियन की परवाह किए बिना। देखो, ये बेसिक डिफरेंस है डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन रेजिम के बीच में। डेमोक्रेसी में जहां आपको पता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। दूसरी तरफ ऑथोरिटेरियन रेजिम में क्या होता है? कंप्लीट ओबीडियंस होता है जनता का अथॉरिटी के अगेंस्ट, मतलब अथॉरिटी की सारी जो बातें हैं वो माननी पड़ती हैं, और जो पर्सनल लिबर्टी हैं या फिर इंडिविजुअल राइट्स हैं, ग्रुप राइट्स हैं, उनका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जाता। इसके अलावा पॉलिटिकल प्लूरलिज्म भी नहीं देखने को मिलता ऑथोरिटेरियन रेजिम्स में। काफ़ी बार ऐसा होता है मिलिट्री रूल होता है, काफ़ी बार ऐसा होता है एक ही परिवार का रूल होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया मान लीजिए, नॉर्थ कोरिया में परिवार का ही रूल चलता आ रहा है। और चाइना में भी ऑथोरिटेरियन रेजिम है, लेकिन चाइना में वन पार्टी रूल है। ऐसा तो नहीं ना कि चाइना में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हों और छूट हो कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी बन सके और वो सत्ता में आ सके, नहीं, चाइना में ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब ये है, डेमोक्रेसी में तो कोई भी सत्ता में आ सकता है, कोई भी नई पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है, लेकिन ऑथोरिटेरियन रेजिम्स में सत्ता जो है वो कुछ ही लोगों के हाथों में रहती है, पर्टिकुलर ग्रुप के हाथ में रहती है। इसके बाद राइटर कहते हैं, देखो चाइना का मॉडल आकर्षण का केंद्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ सालों में 1970s के बाद से ही चाइना ने जैसे तरक्की की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। शायद ही ऐसा कोई देश इतने कम समय में इतनी ज़्यादा तरक्की कर पाया हो। चाइना ने अपने लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी रेखा से अपलिफ्ट किया है, और चाइना के जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उनमें भी भारी इंप्रूवमेंट आई है। तो इससे तो देखो ये लगता है जाहिर तौर पर कि चाइना का जो ऑथोरिटेरियन रेजिम वाला मॉडल है ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब चाइना के कंपैरिजन में इंडिया की बात करें, इंडिया में सही मायने में डेवलपमेंट स्टार्ट हुई 1990s के बाद, जब इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स आए। उसके बाद इंडिया में भी गरीबी तेज़ी से कम हुई है, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं जितना तेज़ी से चाइना की गरीबी ख़त्म हुई। इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ी 90s के बाद, लेकिन देखो इसे जॉबलेस ग्रोथ का भी नाम दिया जाता है, क्योंकि आवश्यक एम्प्लॉयमेंट के अवसर इंडिया में नहीं पैदा हुए। अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब्स लोगों की ज़्यादा है। और चूंकि देखो इंडिया में डेमोक्रेसी है, तो क्या हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ऑथोरिटेरियन रेजिम ज़्यादा सक्सेसफुल होता है डेवलपमेंट लाने के मामले में एज कंपेरिजन टू डेमोक्रेसी? नहीं 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 नहीं, जनरलाइज हम नहीं कर सकते। अब राइटर फॉर्म में आते हैं और आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। राइटर कहते हैं, सबसे पहले देखो अक्सर ये मान लिया जाता है कि ऑथोरिटेरियन रेजिम जो है उसमें जो लोग सत्ता में हैं वो जनरल इंटरेस्ट में काम करेंगे, वो सभी तबकों को साथ लेके चलेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे देश जैसे वेस्ट एशिया के देशों में तो बहुत लंबे समय तक ऑथोरिटेरियन रेजिम्स रहे हैं, लेकिन वेस्ट एशिया में ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं आ सकी। अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी बहुत सालों तक मिलिट्री रेजिम्स रहे हैं, यानी ऑथोरिटेरियन रेजिम रहे हैं, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट क्यों नहीं आई? चलो ये एग्जांपल्स तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले देखो डेमोक्रेसी के फ़ायदे देख लीजिए। देखो डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फ़ायदा इंडिया के लिए ये है कि डेमोक्रेसी इंडिया के डाइवर्स सेक्शंस के इंटरेस्ट को साथ लेके चल सकती है। देखो आप सोच के देखिए, इंडिया में कितने धर्मों के लोग रहते हैं, कितनी जातियों के लोग रहते हैं, कितने एथनिक ग्रुप्स हैं, सबको साथ लेके चलना क्या आसान है? नहीं। अगर देखो इंडिया में ऑथोरिटेरियन रेजिम अगर आता तो शायद देश टूट जाता, क्योंकि सभी सेक्शंस के इंटरेस्ट को एक साथ लेके चल पाना मुश्किल साबित होता। लेकिन डेमोक्रेसी सभी सेक्शंस के इंटरेस्ट को एक साथ लेके चल सकती है। डेमोक्रेसी का एक फ़ायदा ये होता है, जो रूलर्स हैं वो बिल्कुल
कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी डिसीजंस नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि देखो डेमोक्रेसी में मीडिया है, जुडिशरी है, जनता को बोलने की आज़ादी है। जब भी कोई रूलर विनाशकारी डिसीजन लेगा तो बाकी जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेंट हैं जैसे जनता, सिविल सोसाइटी, मीडिया, जुडिशरी, ये सब सरकार की, रूलर की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं। लेकिन ऑथोरिटेरियन रेजिम में ऐसा कुछ नहीं होता। देखो चाइना में जब माओ रूल कर रहे थे तो फैमीन आया, इतने लोग मर गए वहाँ पर, लेकिन माओ के अगेंस्ट हिम्मत नहीं हुई किसी की आवाज़ उठाने की। लेकिन इंडिया का एग्जाम्पल दिया जाता है, आज़ाद भारत में कभी भी इंडिया में फैमीन से लोग नहीं मरे। मतलब लास्ट बार देखो 1943 में जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे ना, तब बंगाल फैमीन में इतने ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी। आज़ाद भारत में कोई बड़ा फैमीन नहीं आया। इसके लिए डेमोक्रेसी को श्रेय दिया जाता है। क्योंकि देखो मान लीजिए हमारे देश के किसी राज्य में, कोई भी एक राज्य मान लीजिए, उड़ीसा मान लीजिए, उड़ीसा में भूख से किसी परिवार की डेथ हो जाती है तो खबर छपेगी इसके बारे में कि देश के लिए शर्म की बात है, राज्य के लिए शर्म की बात है कि भूख से डेथ हो गई। इसका मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। सरकार पर दबाव बढ़ेगा, सरकार एक्शन लेगी, कहाँ चूक हुई, आखिरकार उस परिवार को राशन क्यों नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मीडिया और बाकी जो सरकार के अंग हैं वो सरकार की अकाउंटेबिलिटी तो फिक्स करेंगे ना कि कैसे एक परिवार की डेथ हो सकती है भूख की वजह से। लेकिन अगर देखो यही चीज़ चाइना में होती तो मीडिया की हिम्मत ही ना होती इस प्रकार की खबर छापने की, वो खबर बिल्कुल दब के रह जाती। ऑथोरिटेरियन रेजिम की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की जा सकती ना। अब एग्जांपल लीजिए, चाइना में जैक मा जो अलीबाबा के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला सरकार के अगेंस्ट, क्या हाल है उनका, पूरा मतलब उनका इतना बड़ा एम्पायर था, श्रिंक हो गया है, आधे से भी कम उनकी वैल्यूएशन रह गई है उनकी कंपनीज की। क्योंकि सी चिनपिंग जो है चाइना के राष्ट्रपति, वो इनसिक्योर महसूस कर रहे थे जैक मा से। तो यही होता है ऑथोरिटेरियन रेजिम में। इसके बाद राइटर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात ये भी है फ्रीक्वेंट इलेक्शंस का होना। मतलब जैसे इंडिया में हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं तो रूलर्स को पता है कि अगर फिर से इलेक्शन को जीतना है तो जनता की मांगों पर ध्यान देना ही होगा। इसलिए डेमोक्रेसी में जो रूलर्स हैं वो जनता की मांगों पर ध्यान देते हैं। जबकि इसके विपरीत ऑथोरिटेरियन रेजिम जो है वो जनता की डिमांड्स के प्रति आंसरेबल नहीं होते हैं। उनको एक लेवल के बाद फ़र्क नहीं पड़ता उनकी कौन सी सत्ता जानी है, उनको फिर से चुने जाने का डर नहीं है। जैसे सी चिनपिंग जो हैं, उन्होंने देखो संविधान को चेंज कर दिया है, अब लंबे समय तक वो सत्ता में रह सकते हैं। नॉर्थ कोरिया के जो लीडर हैं किम, उनको कौन सा डर है सत्ता जाने का, वो जनता के प्रति आंसरेबल नहीं है। अब इसके बाद देखो एक बड़ा क्वेश्चन ये उठ के आता है, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, डेवलपमेंट तो ज़्यादा चाइना में आई ना, ठीक है मान लिया इंडिविजुअल राइट्स नहीं है, लिबर्टी नहीं है जनता को, लेकिन गरीबी तो चाइना ने ख़त्म की ना, ज़्यादा इंडिया ने तो नहीं की। तो राइटर इसके जवाब में कहते हैं, देखो जनरलाइज नहीं कर सकते इंडिया और चाइना को कंपेयर करके। अफ्रीका का एग्जाम्पल लीजिए, वेस्ट एशिया का एग्जाम्पल लीजिए, यहाँ पर तो इतने सारे ऑथोरिटेरियन रजीम्स थे लेकिन वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं आज की। लैटिन अमेरिका में 1960s में 1970s में ऑलमोस्ट सभी देशों में मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स थी, लेकिन वहाँ उन देशों में इकोनॉमिक और सोशल रिकॉर्ड तो इतना ख़राब है। लैटिन अमेरिका में डेवलपमेंट की स्टार्ट, यानी साउथ अमेरिका में विभिन्न कंट्रीज़ में डेवलपमेंट की स्टार्ट हुई 21वीं शताब्दी के स्टार्टिंग से विभिन्न देशों में पिंक वेव आई, यानी लेफ्ट पॉपुलिस्ट पार्टीज़ की सरकारें आईं। इसके बाद ताइवान और साउथ कोरिया का एग्जाम्पल दिया जाता है। ताइवान और साउथ कोरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो स्टार्ट हो गई थी शुरुआत में ही जब यहाँ पर मिलिट्री रेजिम्स थे, लेकिन असली डेवलपमेंट ताइवान और साउथ कोरिया में आई जब इन देशों में डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश हुई। इसके बाद इंडिया का भी एग्जाम्पल दिया जाता है। इंडिया का एग्जाम्पल थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, कैसे आप समझ जाओगे। केरला और तमिलनाडु दोनों राज्यों की बात की जाती है, इन दोनों राज्यों में अच्छी खासी डेवलपमेंट आई, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। इंडिया में गुजरात में भी डेवलपमेंट आई, लेकिन राइटर कहते हैं गुजरात में देखो काफ़ी सालों तक एक पार्टी का रूल रहा, जबकि केरला और तमिलनाडु में अलग अलग पार्टीज जो हैं वो आती रहीं। तो इसलिए केरला और तमिलनाडु में जो डेवलपमेंट आई वो इंक्लूसिव है, मतलब वल्नरेबल सेक्शंस जो हैं उनका भी ग्रोथ हुआ है, उनका भी अपलिफ्टमेंट हुआ है। लेकिन इसके अपेक्षाकृत चूंकि गुजरात में कई सालों तक एक पार्टी की सरकार है, तो यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं सरकार इंश्योर कर पाई। कुछ ही लोग ज़्यादा अमीर हुए हैं जिस वजह से गुजरात की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो दिखती है। तो ये राइटर के व्यू हैं।
आप समझ गए क्यों कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल देखो इसलिए, हमारे देश में गुजरात मॉडल वर्सेस केरला मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल, इन पर चर्चा होती रहती है पॉलिटिकल रैलीज़ में, पॉलिटिकल डिबेट्स में। तो किसी एक मॉडल की वकालत करना आंसर्स में, तो ये रिस्की है। बाहर के देशों के जो एग्जाम्पल है ना, वो देना ज़्यादा सही है अगर इस प्रकार के इशू पर कोई क्वेश्चन आता है या फिर ऐसे आ जाता है, ऐसे आने की संभावना ज़्यादा है। इसके बाद लास्ट में आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो इंडिया में अभी पॉलिटिकल सिस्टम ऐसा है, डेमोक्रेसी ऐसी है, सिटीजन्स के बीच इक्वालिटी है, इंडिया का संविधान ऐसा है जहाँ एक तरफ इंडिविजुअल लिबर्टीज़ हैं, इंडिया में ग्रुप आइडेंटिटीज़ को रिकॉग्नाइज किया गया है आर्टिकल 25, 26, 23, 28 में, रिलीजियस राइट्स दिए गए हैं, ह्यूमन राइट्स दिए गए हैं। इंडिया में जहाँ किसी कम्युनिटी को अपनी शेयर्ड आइडेंटिटी को बरकरार रखने का अधिकार है, दूसरी तरफ कोई पर्सन अपनी इंडिविजुअलिटी को भी मेंटेन करके रख सकता है। बेशक देखो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाली है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और कुछ ही जो एलिट्स हैं घूम घूम के उनका रूल चलता रहता है देश की डेमोक्रेसी में। लेकिन फिर भी पूरा मौका मिलता है इंडिया में किसी भी इंडिविजुअल को ज़मीन से उठने का और बड़े लेवल पर पॉलिटिकल रोल प्ले करने का। देखो पॉलिटिकल लीडर्स का कामकाज कैसे हैं उसको लेकर राय अलग हो सकती है, लेकिन हमारे देश में अनेकों लीडर्स ऐसे हैं, जैसे प्रधानमंत्री मोदी, अरविंद केजरीवाल, नीतीश कुमार, अनेकों लीडर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़मीन से उठ के आज अपने हिसाब से देश को सर्व कर रहे हैं। मतलब उनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बिल्कुल ज़मीन से उठे हैं। तो इंडिया में ये सारे फायदे हैं, जबकि दूसरी तरफ चाइना में देखो इंडिविजुअल लिबर्टीज़ तो है ही नहीं, लेकिन क्या क्या हुआ चाइना में, डेवलपमेंट तो आई, लेकिन वो डेवलपमेंट एक बड़ी कीमत पर आई। जैसा हमने डिस्कस किया, फैमिन में इतने सारे लोगों की डेथ हो गई चाइना में। इसके अलावा उइगर मुस्लिम्स पर कितना अत्याचार किया जाता है, लेकिन वहाँ पे किसी के द्वारा आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है। चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी आई जिसने चाइना की पूरी डेमोग्राफी को ही चेंज कर दिया। अब देखो इस पर बेशक डिबेट हो सकती है कि वन चाइल्ड पॉलिसी हित में थी लोगों के या फिर हित में नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार से वन चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया उस पर तो डेफिनेटली चाइना में क्वेश्चंस उठ ही सकते हैं। अत्याचार किए गए, मतलब उन लोगों पर काफ़ी बार तो जिन्होंने 2 बच्चे पैदा किए उनको उनके अधिकारों से पूर्णतया वंचित ही कर दिया गया। लास्ट में आर्टिकल में कोविड-19 का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। देखो कोविड-19 की सेकेंड वेव ने शुरुआत में इंडिया में बहुत ख़राब सिचुएशन पैदा की, लेकिन हमारे देश में चूँकि डेमोक्रेसी है तो एकदम से जनता का प्रेशर बढ़ा, जुडिशरी हरकत में आई, मीडिया ने सवाल उठाने स्टार्ट किए, तो विभिन्न सरकारों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होने लगी, उनकी जवाबदेही तय होने लगी और विभिन्न सरकारों ने जल्दी से एक्शन लिया। देखो लोगों की डेथ्स हुई, बहुत ज़्यादा दुखद है, लेकिन बाद में विभिन्न सरकारें हरकत में आ गई। लेकिन अथॉरिटेरियन रेजिम होता तो शायद कोई सवाल ही ना उठा पाता और डेथ्स बल्कि और भी ज़्यादा हो जाती। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया अथॉरिटेरियन रेजिम वर्सेस डेमोक्रेटिक रेजिम से संबंधित डिबेट के बारे में। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बार काउंसिल ऑफ इंडिया से संबंधित रूल्स में अमेंडमेंट से संबंधित है। राइटर का आरोप है कि क्रिटिसिज्म को दबाया जा रहा है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड ये है, 25 मई 2020 को 22 सीनियर एडवोकेट्स ने एक ओपन लेटर लिखा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को और रिक्वेस्ट की कि माइग्रेंट वर्कर्स का जो क्राइसिस चल रहा है, पिछले साल की बात है, उसमें आप इंटरवीन कीजिए। उसी समय 28 मई को एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने भी कंडेम किया, यानी क्रिटिसाइज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स के क्राइसिस में बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रही है। तो इन लेटर्स के जवाब में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी की 30 मई को और कहा कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का सिस्टमेटिक ढंग से जो क्रिटिसिज्म हो रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ मेंबर्स के द्वारा, नाराज मेंबर्स के द्वारा और कुछ निराश भूतपूर्व जजेस के द्वारा, ये गलत है। इससे सुप्रीम कोर्ट की जो रिस्पेक्ट है जनता में वो कम होती है। इवन लाइव लॉ एक वेबसाइट है, आपने पढ़ा होगा, इस पे कोई ना कोई आर्टिकल तो ज़रूर पढ़ा होगा। तो लाइव लॉ वेबसाइट पे एक आर्टिकल छपा था बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के अगेंस्ट,
तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस लीगल पोर्टल लाइव लॉ को भी क्रिटिसाइज किया। इसके संदर्भ में एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, जिसमें यह कहा गया कि जिसने भी ये आर्टिकल लिखा है और खुद पोर्टल, दोनों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो ये बैकग्राउंड है। तो ये सारा कुछ चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 3 जून 2020 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रोफेशनल वकीलों के लिए जो प्रोफेशनल रूल्स हैं उनमें बदलाव लाने के लिए प्रपोजल रखा। अब देखो, बदलाव ये प्रपोज किया गया कि स्टेट बार काउंसिल का या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी मेंबर कोई ऐसी प्रेस रिलीज जारी नहीं करेगा प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या फिर सोशल मीडिया में, जिसमें स्टेट बार काउंसिल या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रेजोल्यूशन को क्रिटिसाइज किया गया हो, या फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं उनके अगेंस्ट एब्यूसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल या फिर डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया हो। इसके अलावा 2-3 और भी पॉइंट हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में। देखो, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। आमतौर पे देखो, बार बार ये बात बोली जाती है, जैसे आर्मी है या फिर जुडिशरी है, बोला ये जाता है, हमको ये सिखाया जाता है कि आर्मी के अगेंस्ट मत बोलिए, जुडिशरी के अगेंस्ट मत बोलिए। क्यों? क्योंकि अगर इनके खिलाफ पब्लिक डोमेन में बोला जाएगा तो जनता का जो भरोसा है जुडिशरी में, आर्मी में, वो कम हो जाएगा और ये जो इंस्टीट्यूशन है वो ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। तो राइटर इसके जवाब में ये कहते हैं, देखो ये कॉलोनियल माइंडसेट है। जुडिशरी जो है वो देखो अपनी पावर लेती है संविधान से, ना कि जनता के विश्वास से। जुडिशरी को संविधान की वैल्यूज के हिसाब से चलना होगा। अगर मान लीजिए जुडिशरी में करप्शन है, तो ये तो वही बात हुई ना कि आप करप्शन को पब्लिक में मत डिस्कस कीजिए, क्योंकि इससे जनता का विश्वास कम हो जाएगा। बेशक आप संविधान के अगेंस्ट जाके काम करते रहो, दुनिया भर का करप्शन हो और गलत चीजें होती हो जुडिशरी की फंक्शनिंग में, लेकिन आप उन्हें डिस्कस मत कीजिए पब्लिक में। क्यों? क्योंकि जनता का विश्वास इससे कम हो जाएगा। अरे भैया, जनता में जब डिस्कस होगा तभी तो जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है ना, तभी तो जुडिशरी अच्छे से काम करेगी ना। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। इसके बाद 1-2 और भी कंसर्न्स हैं इन रूल्स से संबंधित। राइटर कहते हैं, देखो ये कोशिश है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स में बदलाव किया गया है कोर्ट के पास जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है उसको हड़पने की। क्योंकि अगर कोई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर इवन जज के अगेंस्ट बोलता है तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स जारी की जा सकती हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। जबकि देखो, अगर कोई जज के खिलाफ बोलता है, डेरोगेटरी रिमार्क्स देता है जिससे जुडिशरी की डिग्निटी कम हो, तो उसके खिलाफ कार्रवाई का अधिकार कोर्ट के पास है। लेकिन बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स में बदलाव करके अब किसी मेंबर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकेगा, तो एक प्रकार से ये जुडिशरी से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर छीनने के समान है। तो ये आर्टिकल है, मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलते नहीं हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सेक्शन 66A IT एक्ट से संबंधित है। ये सेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन कर दिया गया था 2015 में। लेकिन अब दुखद बात यह है कि लोअर लेवल पे पुलिस वालों को कई बार पता ही नहीं होता कि हाँ, ये सेक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्ट्राइक डाउन कर दिया था 2015 में। चलो मान लिया, पुलिस वालों को नहीं पता होता, लोकल SHO को। वैसे तो ये भी हम नहीं मान सकते, पता होना चाहिए लोकल से लोकल SHOs को। लेकिन इवन कोर्ट में भी, लोकल जो कोर्ट है वहाँ पे भी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती हैं कि हाँ भाई, इंडिविजुअल के अगेंस्ट केस दर्ज किया है इस सेक्शन में। जज को तो कम से कम पता होना चाहिए ना, देखते ही फाड़ दे पेपर की क्या पेपर लेके आए हो आप, ये सेक्शन तो खत्म हो चुका है। लेकिन नहीं, जो छोटी कोर्ट्स होती हैं वहाँ पे जजेस को भी नहीं पता होता कि ये सेक्शन खत्म हो चुका है। कितनी ज़्यादा चिंता की बात है। 2015 में ये सेक्शन स्ट्राइक डाउन किया गया था। इस सेक्शन में देखो 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान था। अगर कोई पर्सन किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस की सहायता से किसी दूसरे पर्सन के लिए ऑफेंसिव मैसेज भेजता है तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती थी। लेकिन इस सेक्शन में देखो जो लैंग्वेज थी काफ़ी ज़्यादा वेग थी, क्लियर नहीं थी। याद कीजिए, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था टेररिज्म की डेफिनेशन से संबंधित। इस प्रकार के जो क्रिमिनल लॉज होते हैं ना, उनमें लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि अथॉरिटीज़ गलत इस्तेमाल ना कर सके उन क्रिमिनल प्रोविजंस का। सेक्शन 66A IT एक्ट का गलत इस्तेमाल होता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में
इसे स्ट्राइक डाउन किया था। अब उस बात को 7 साल हो चुके हैं। फिर भी विभिन्न राज्यों में टोटल 745 जो केसेस हैं वो पेंडिंग है सेक्शन 66A IT एक्ट से संबंधित 11 स्टेट्स में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के सामने। यही तो चिंता की बात है ना कि इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस को भी नहीं पता क्या कि ये जो सेक्शन है अब खत्म हो चुका है। और देखो हैरानी की बात एक और भी है, इवन 2019 में भी सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया था कि आपने जिस सेक्शन को हटा दिया है ना, उससे संबंधित जो केसेस हैं अभी भी चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में और चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं इन सेक्शंस के तहत। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था विभिन्न स्टेट्स को कि भैया आप अपने अपने पुलिस हेडक्वार्टर को आदेश भेजिए और निचले लेवल तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए पुलिस वालों तक कि ये जो सेक्शन है अब खत्म हो चुका है। लेकिन देखो सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश 2019 में दिया था, 2 साल अभी भी हो गए, अभी भी इस सेक्शन के तहत केस दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा देखो एक और सेक्शन भी है, आईपीसी सेक्शन 500। इस सेक्शन के तहत उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक जर्नलिस्ट के अगेंस्ट डिफेमेशन का केस दर्ज किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे यह आदेश दिया हुआ है कि आईपीसी सेक्शन 500 के तहत डिफेमेशन का केस तभी दर्ज किया जा सकता है अगर किसी प्राइवेट इंडिविजुअल ने कंप्लेन की हो, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को भी नहीं माना उत्तर प्रदेश में पुलिस ने। तो ऐसे ऐसे देखो अनेकों एग्जाम्पल्स हैं जब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर दी जाती है लोकल लेवल पे पुलिस अथॉरिटीज़ के द्वारा, इवन लोकल लेवल पे जुडिशरी के द्वारा। तो होना ये चाहिए पुलिस चीफ और डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन जो हैं उनको इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करनी चाहिए उन एक्ट से संबंधित जिनको स्ट्राइक डाउन किया जा चुका है, और वो इंफॉर्मेशन लोअर कोर्ट्स तक पहुंचनी चाहिए और इन्वेस्टिगेटर्स तक पहुंचनी चाहिए ताकि उन मामलों में केस दर्ज ना हो सके जिन्हें अब स्ट्राइक डाउन कर दिया गया है। और भी काफ़ी सारे अलग अलग सेक्शंस में प्रोविजंस हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्लैरिफाई किया है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के द्वारा केस दर्ज कर लिया जाता है। देखो जैसे हेट स्पीच है, हेट स्पीच के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी काफ़ी सारी जजमेंट्स में क्लैरिफाई किया है हेट स्पीच का क्या मतलब है, लेकिन फिर भी बावजूद इसके पुलिस काफ़ी बार इवन छोटे छोटे प्रोविजंस में भी हेट स्पीच का केस दर्ज कर लेती है। यानी मिसयूज जो है कानून का वो नहीं रुक रहा है हमारे देश में। ये काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है। तो ये हमने पूरा इशू डिस्कस किया। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।